प्यारे दोस्तों, सुप्रभातम। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त राकेश पंचाल आपके अपने YouTube चैनल द राणा जी पर इस विराट जियो सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम राजस्थान के अफवाह तंत्र के बाद में राजस्थान में सिंचाई के स्रोत तथा उसके बाद में हम लोगों ने जो है राजस्थान में सिंचाई परियोजनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। और सिंचाई परियोजनाओं में मैंने आप लोगों को यह बताया था कि 3 प्रकार की सिंचाई परियोजनाएं होती हैं: लघु सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और वृहद सिंचाई परियोजना। लघु सिंचाई परियोजना में 0 से 2000 हेक्टेयर तक के क्षेत्र पर सिंचाई होती है। मध्यम सिंचाई परियोजना में 2000 से 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र के बीच में सिंचाई होती है तथा वृहद सिंचाई परियोजना जो होती है वो 10,000 हेक्टेयर से अधिक बड़े क्षेत्र पर सिंचाई की जाती है इस प्रकार की परियोजना के द्वारा। और उसका जो आगे का जो श्रेणी है वो होती है आप लोगों के बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की जब हम लोग बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना ये नाम से स्पष्ट है, एक ऐसी नदी घाटी परियोजना जिसके उद्देश्य जो है वो बहुत सारे होते हैं। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ठीक है, अर्थात एक से अधिक यानी बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर के चलने वाली जो परियोजना होती है उसको हम लोग कहते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। और ये जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना होती है उसके माध्यम से न सिर्फ सिंचाई अपितु इसके माध्यम से पेयजल के बाद में जो है वो विद्युत का उत्पादन, विद्युत के उत्पादन के बाद में जो है पर्यटन के बाद में जो है मत्स्ययन के बाद में जो है वो उद्योग। इस प्रकार से जो है वो कई सारे उद्देश्यों को पूरा किया जाता है, इसलिए हम लोग उसको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। इस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की जब हम लोग बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू जो है वो इन्होंने आधुनिक भारत के तीर्थ स्थल कहा है ना। तो जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के तीर्थ स्थल किसको कहा है? तो किसको कहा है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को। ठीक है, अब हम लोग जब इन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की बात करते हैं तो भारत की जो पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है वो कौन सी है, ये एक तो हम लोग देख लेते हैं। और भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भारत की जो पहली नदी घाटी परियोजना है वो है दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। और ये जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है ये भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। तो भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी हो जाएगी? दामोदर नदी घाटी परियोजना हो जाएगी। उसके बाद में अपन लोग बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना की बात करते हैं। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, देश की भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, ठीक है। और भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो वो है आपके भाखड़ा नांगल। कौन सी है? भाखड़ा नांगल। और ये जो भाखड़ा नांगल नदी घाटी परियोजना है ये किस नदी पर स्थित है? तो वो नदी कौन सी है? सतलज नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? ये सतलज नदी पर स्थित भाखड़ा नांगल परियोजना है जो देश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। और जब इस नदी घाटी परियोजना को जवाहरलाल नेहरू ने देखा तो नेहरू जी ने इसको किसकी संज्ञा दी थी? विराट विषय वस्तु की संज्ञा दी थी। इसको किसकी संज्ञा दी थी? विराट विषय वस्तु की संज्ञा दी थी। और ये संज्ञा भाखड़ा नांगल के लिए किसने दी थी? देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। अब हम लोग इस भाखड़ा नांगल परियोजना की जब बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो भाखड़ा नांगल परियोजना है तो जब आप लोग देखोगे तो यहाँ से जो नदी है ना, जब यहाँ इस क्षेत्र की अपन लोग बात करते हैं तो यहाँ का जो क्षेत्र है वो इस प्रकार का क्षेत्र है। और फिर उसके बाद में ये इस प्रकार की यहाँ की भौगोलिक स्थिति है। तो यहाँ जब अपन लोग बात करते हैं तो भाखड़ा बांध का निर्माण करवाया गया। कौन सा बांध बनाया गया? यहाँ पर भाखड़ा बांध बनाया गया। ठीक है, तो ये बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध। और भाखड़ा बांध कहाँ पर बनाया गया है? बिलासपुर में। और बिलासपुर कहाँ पर आता है? आपके हिमाचल प्रदेश में। तो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बांध का निर्माण कराया गया। और ये बांध जो ऊंचाई पर बनाया गया था। और यहाँ पर जो इसके पीछे की जो नदी थी वो नदी कौन सी थी? सतलज नदी थी। तो इस प्रकार से किस नदी के जल को रोक करके और फिर बांध बनाया गया? सतलज नदी के जल को रोक करके और फिर बांध यहाँ पर बनाया गया। कहाँ पर बनाया गया? बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बांध का निर्माण किया गया।
ठीक है। अब जब अपन लोग देखते हैं तो यहाँ पर जो ये जल रुक गया तो यहाँ पर एक झील का निर्माण हो जाता है और वो झील कौन सी बनती है? गोविंद सागर झील। कौन सी बनती है? गोविंद सागर झील। और ये जो गोविंद सागर झील है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये राजस्थान की सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जिसको अपन लोग क्या कहते हैं? गोविंद सागर झील कहते हैं। तो यहाँ पर ये भाखड़ा बांध का निर्माण किया गया। उसके बाद में फिर जब अपन लोग देखते हैं तो यहाँ से जो है वो इससे भी जो है 13 किलोमीटर की दूरी पर एक और बांध बनाया गया। 13 किलोमीटर की दूरी पर एक और बांध बनाया गया और वो बांध कौन सा बनाया गया? नांगल बांध। तो यहाँ पर कौन सा बांध बनाया गया? नांगल बांध का निर्माण किया गया। ठीक है। और ये नांगल बांध कहाँ पर है? रोपड़ में है। और रोपड़ कहाँ पर है? आपके पंजाब में है। तो पंजाब के रोपड़ में यह बांध बनाया गया, जिसको अपन लोग क्या कहते हैं? नांगल बांध कहते हैं। इस प्रकार से ये भाखड़ा नांगल एक पूरा बांध है जो कि सतलज नदी पर स्थित है। तो ये स्थिति है इस भाखड़ा नांगल बांध की। अब जब हम लोग यहाँ से देखते हैं तो ये कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ठीक है। तो ये एक प्रकार से संयुक्त परियोजना है। ठीक है। और संयुक्त परियोजना है ये, तो कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो एक तो आ जाएगा इसमें आपके राजस्थान। ठीक है। उसके बाद में आपके आ जाएगा एक तो पंजाब। ठीक है। उसके बाद में फिर आपके आ जाएगा इसमें हरियाणा और फिर आ जाएगा आपके इसमें हिमाचल प्रदेश। इस प्रकार से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को मिलाकर के एक संयुक्त परियोजना है, जिसको अपन लोग क्या कहते हैं? भाखड़ा नांगल परियोजना कहते हैं। अब ये जो भाखड़ा नांगल परियोजना है, इसमें एक तो प्रश्न ये बनता है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भाखड़ा नांगल बांध है। उसके बाद में प्रश्न ये बनता है यहाँ पे किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है। उसके बाद में इसको विराट विषय वस्तु की संज्ञा किसने दी? जवाहरलाल नेहरू ने दी। और यहाँ पर गुरुत्वीय दृष्टिकोण से जब अपन लोग देखते हैं तो सबसे ऊंचा बांध है ना? तो गुरुत्वीय दृष्टिकोण से भी सबसे ऊंचा बांध है। गुरुत्वीय ऊंचाई के दृष्टि से देश का, गुरुत्वीय ऊंचाई की दृष्टि से देश का सबसे ऊंचा बांध है। देश का सबसे ऊंचा बांध है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 226 मीटर। कितनी ऊंचाई है इसकी? 226 मीटर है। तो गुरुत्वीय ऊंचाई की दृष्टि से ये देश का सबसे ऊंचा बांध है। उसके बाद में ये जो नांगल बांध है, यहां से होकर के और फिर दो नहरें निकाली गई है। कितनी नहरें निकाली गई है? दो नहरें निकाली गई है यहां से होकर के। तो यहां जब अपन लोग बात करते हैं तो यहां से दो नहरें निकाली गई है। एक तो नहर निकाली गई है बीस्त दोआब पंजाब नहर। कौन सी नहर निकाली गई है? बीस्त दोआब पंजाब नहर निकाली गई है एक तो। ठीक है। उसके बाद में इससे जो दूसरी नहर निकाली गई वो कौन सी है? नांगल नहर है। कौन सी नहर है? नांगल नहर है। और इस नांगल नहर के माध्यम से जो है वो फिर सिंचाई की जाती है। और ये जो सिंचाई की जाती है वो सिंचाई कहाँ पे की जाती है? राजस्थान में। ठीक है। और राजस्थान में लाभान्वित जो जिला है इससे वो कौन सा है? हनुमानगढ़ है। कौन सा जिला है? हनुमानगढ़ है। और इस परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना है? अगर ये प्रश्न आए तो राजस्थान का हिस्सा कितना है? 15.22% हिस्सा राजस्थान का है ना? तो भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना है? 15.22% हिस्सा जो है भाखड़ा नांगल में राजस्थान का है। तो ये चीज जो है वो हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। और इसके द्वारा जो सर्वाधिक लाभान्वित जिला है वो कौन सा हो जाएगा? आपके हनुमानगढ़ हो जाएगा, जो कि इसके द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित जिला है। तो ये हो गए आप लोगों के भाखड़ा नांगल परियोजना। अब फिर हम लोग इसके बाद में बात करते हैं व्यास परियोजना की बात करते हैं। ठीक है। तो व्यास परियोजना की बात करते हैं। अब ये जो व्यास परियोजना है, तो व्यास परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो वो नदी कौन सी हो जाएगी? आपके व्यास नदी हो जाएगी। ठीक है। तो व्यास परियोजना और व्यास जो नदी घाटी परियोजना है, इसकी जो नदी है वो कौन सी हो जाएगी? व्यास नदी हो जाएगी। नदी कौन सी हो जाएगी? व्यास नदी हो जाएगी। तो यहाँ पे जब अपन लोग इस व्यास परियोजना की बात करते हैं तो इस व्यास परियोजना से रिलेटेड जब अपन लोग देखते हैं तो इसमें जो लाभान्वित राज्य हैं या जो राज्य हैं जिनमें संयुक्त परियोजना है वो कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो यहाँ पे अपन लोग देखेंगे तो एक तो कौन सा आ जाएगा? राजस्थान आ जाएगा। एक कौन सा आ जाएगा? पंजाब आ जाएगा। और एक कौन सा आ जाएगा? हरियाणा आ जाएगा। ठीक है। तो व्यास नदी के ऊपर दो बांध बनाए गए। कितने बांध बनाए गए व्यास नदी पर? दो बांध बनाए गए। ठीक है। कितने बांध बनाए गए हैं? दो बांध बनाए गए। और दोनों बांध कहां पर बनाए गए हैं? हिमाचल प्रदेश में। कहां पर बनाए गए? हिमाचल प्रदेश में। किस नदी पर बनाए गए हैं? व्यास नदी पर बनाए गए। ठीक है। तो इसमें जब अपन लोग देखेंगे तो इसका जो पहला
और यहाँ पे है इसका दूसरा बांध। तो पहला बांध कौन सा है? पड़ोह बांध है। कौन सा बांध है इसका पहला बांध? जिसको अपन लोग कहते हैं पड़ोह बांध है, जो कि इसका पहला बांध है। और इसी पड़ोह बांध को अपन लोग कहते हैं देहर बांध भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? देहर बांध भी कहते हैं। और इसका जो दूसरा बांध है वो कौन सा है? पोंग बांध है। कौन सा बांध है? पोंग बांध है। इस प्रकार से ये दो बांध हो गए यहाँ पर। ठीक है, अब फिर जब अपन लोग बात करते हैं तो इसमें ये जो पड़ोह बांध है, इस पड़ोह बांध से राजस्थान में इससे 20% हिस्सा राजस्थान का है इसमें, है ना। तो राजस्थान का हिस्सा कितना प्रतिशत है इसमें? 20% है। तथा इस पोंग बांध में जो राजस्थान का हिस्सा है वो कितना है? तो राजस्थान का हिस्सा है इसमें जो है वो 59% है। कितने प्रतिशत हिस्सा है? 59% हिस्सा है। इस प्रकार की स्थिति है। और फिर ये जो है पड़ोह और पोंग बांध, तो इन दोनों के माध्यम से जो इसका जल का जो उपयोग किया जाता है वो क्यों किया जाता है? आईजीएनपी में शीत ऋतु में जलापूर्ति हेतु, अर्थात इंदिरा गांधी नहर परियोजना में शीत ऋतु में जल की आपूर्ति करने के लिए इस जल का उपयोग किया जाता है। व्यास नदी घाटी परियोजना या व्यास नदी के जल का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की स्थिति है। अब यहाँ पर जो है पड़ोह बांध जो है उसमें राजस्थान का हिस्सा कितना प्रतिशत है? 20% है। और पोंग बांध जो है उसमें राजस्थान का हिस्सा कितना प्रतिशत है? 59%। ठीक है, अब फिर अपन लोग जब यहाँ से इससे आगे जब अपन लोग इससे रिलेटेड बात करते हैं तो यहाँ पर एक आयोग का गठन किया गया था इसके जल के निर्धारण करने के लिए, है ना। तो जल निर्धारण हेतु, अर्थात किस राज्य को कितना जल मिलेगा, इसके निर्धारण के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। और वो आयोग कौन सा था? ईराडी आयोग। कौन सा आयोग गठित किया गया था? ईराडी आयोग का गठन किया गया था। और ये एक समझौता हुआ था उस समय राजीव गांधी के समय में। और इस समझौते को अपन क्या कहते हैं? राजीव लोंगेवाला समझौता। क्या कहते हैं इसको? राजीव लोंगेवाला समझौता कहते हैं। और ये जो जल का निर्धारण किया गया था तो इसको अपन क्या कहते हैं? रावी व्यास नदी जल समझौता। क्या कहते हैं इसको? रावी व्यास नदी जल समझौता। और इस समझौते के तहत जब अपन लोग देखते हैं तो राजस्थान के लिए कितने जल का निर्धारण किया गया, ये कई बार जो है वो प्रश्न बनता है कि इसमें जो है वो राजस्थान के लिए कितने जल का निर्धारण किया गया। तो राजस्थान के लिए इसमें 86 लाख एकड़ फुट जल का निर्धारण किया गया। कितने जल का निर्धारण किया गया? 86 लाख एकड़ फुट जल का निर्धारण किया गया, है ना। जल का निर्धारण किया गया किसके लिए? राजस्थान के लिए। तो रावी व्यास नदी जल समझौता जो हुआ वो किसके बीच में समझौता हुआ था? तो केंद्र सरकार में राजीव गांधी की सरकार थी और पंजाब में जो है वो लोंगेवाला की सरकार थी। तो राजीव लोंगेवाला समझौता हुआ जिसमें ईराडी आयोग का गठन किया गया। तो न्यायाधीश ईराडी के अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया और उस आयोग ने फिर रावी व्यास नदी जल समझौते के तहत जल का निर्धारण किया कि किस राज्य को कितना हिस्सा प्राप्त होगा। और उसमें फिर राजस्थान को कितना हिस्सा है? इसमें 86 लाख एकड़ फुट जल राजस्थान को प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये है आप लोगों के व्यास परियोजना। ठीक है, धन्यवाद, शुभकामनाएं।